नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चेकमेट में। मैं हूं विक्रांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पीबीसी भारत। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। 2023 में विधानसभा चुनाव की लगभग घोषणा होने ही वाली है। ऐसे में दोनों ही दल अपनी अपनी बाजी खेलने के लिए बाजार में मतदाता के बीच उतर चुके हैं। आज इन्हीं सब खास मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नरसिंहपुर शहर के बड़े कांग्रेसी नेता डॉक्टर संजीव चांदोरकर जी। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मानना है उनका इस चुनावी समर में। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला प्रश्न, जो लोग अपने आप को किंग मेकर मानते थे, आज वही कहीं खुद उम्मीदवार के रूप में सामने आ चुके हैं। क्या कुछ संकेत आप इन सब बातों का मानते हैं? देखिए, ये स्पष्ट है इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी ये अपनी हार को लेकर बहुत चिंतित है। वो जीत के प्रति पूरी तरह से सशंकित है, क्योंकि जीत उन्हें मिलना नहीं है। 18 18.5 साल का उनका कार्यकाल हो गया है और उसके बाद भी उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। ऐसे में जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो उनका मानना ऐसा है कि एक काम करते हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं हमारे, उनको अखाड़े में उतारते हैं। उन्होंने ऐसे पहलवानों को अखाड़े में उतारा है, चुनावी अखाड़े में, यह सोचकर कि वो एक मॉरल प्रेशर मतदाताओं पे कांग्रेस पर बना पाएंगे कि जिससे कि लोग हताश हो जाए और उनको जीत मिल जाए। मगर वो ये भूल गए हैं कि ये जितने पहलवान यहाँ आए हैं, इनके सारे के सारे लंगोट जो हैं वो दिल्ली में छूट गए हैं। तो ये बिना लंगोट के पहलवान यहाँ आए हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 3 ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने अपने इलाके के महारथी कहलाए जाते हैं। चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें या फिर हम कैलाश विजयवर्गीय की मालवा क्षेत्र में बात कर लें, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रभावी नेता नहीं है? ऐसे में आपकी तरफ से कांग्रेस की क्या तैयारी रहने वाली है राज्य स्तर पर? नहीं, जहाँ तक प्रभावी नेता की बात अगर आप करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि वो उनके दल में सीनियर नेता हो सकते हैं, पर आम मतदाता के बीच में, आम जनमानस में मैं नहीं मानता कि उनका कोई बहुत बड़ा योगदान है, प्रभाव रहा है। ये 3 केंद्रीय मंत्री हैं उसमें, ये तीनों केंद्रीय मंत्री, जिसमें से 2 केंद्रीय मंत्री तो अटल जी की सरकार में भी मंत्री थे और आज वर्तमान में तीनों केंद्र में मंत्री हैं। आप इनके मंत्रालय का परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए। अगर हम नरेंद्र सिंह जी की बात करते हैं, नरेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं। उस समय का उनका ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास में था, उसका परफॉर्मेंस देख लीजिए। कोई परफॉर्मेंस उनके पास नहीं था। केंद्र में कृषि मंत्री हैं। आज पूरे भारत में कृषि की क्या दुरावस्था है वो सबके सामने है। एमएसपी लोगों को मिल नहीं रही, किसान की खरीदी समय पे नहीं हो रही है, किसान को उसमें लगने वाला खाद, बीज, कीटनाशक ना ही वो मानक स्तर का मिल रहा है, ना ही वो समय से मिल रहा है। बिजली की जहाँ तक बात करें तो बिजली की आपूर्ति भी नहीं है। कहने के लिए मध्य प्रदेश में वो 8 घंटे बिजली देते हैं या 10 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, पर 10 घंटे में 10 बार बिजली ट्रिप होती है। कृषि मंत्री के नाते नरेंद्र सिंह तोमर जी टोटल फेलियर रहे। उनके कार्यकाल में देश में बड़ा भारी किसानों का एक आंदोलन हुआ, आप सभी को याद होगा। 1.5 से 2 साल तक किसान दिल्ली की सीमा पर धरने पर बैठे रहे। अब जब इनके मंत्रालय में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो इनसे वहाँ की जनता जहाँ से ये चुनाव लड़ने वाले हैं वो क्या अपेक्षा रखेगी? वही हाल आप दोनों मंत्रियों का देख लीजिए। एक स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे पूर्व में, उनके कार्यकाल में फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य की सेवाएं भी कहीं दुरुस्त नहीं हो पाई, उनके ज़िले की नहीं हो पाई, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं हो पाई। चाहे वो मंडला की देख लें, लखनादौन की देख लें, सिवनी की देख लें या गोटेगांव की देख लें, स्थिति जो की त्यों जस की तस है। निरंतर गिरावट ही गिरावट है। फिर एक मंत्री हैं जो अटल जी की सरकार में, उनके पास कोयला विभाग का मंत्रालय था। नरसिंहपुर ज़िले में गोटी टोरिया क्षेत्र में कोयले की खदानें हैं। अगर वो चाहते तो उसके लिए कुछ करते, कुछ डेवलपमेंट करते। पर्यटन संस्कृति विभाग उनके पास में आया, उस क्षेत्र में भी उन्होंने हमारे ज़िले के लिए कुछ नहीं किया। जहाँ से वो सांसद हैं दमोह से,
उस क्षेत्र में कुंडलपुर एक जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ है, पवित्र स्थान है कुंडलपुर। इसको जितना कुछ उसका डेवलपमेंट किया गया है वो जैन समुदाय ने किया है। इन्होंने पर्यटन मंत्री के नाते कुछ नहीं किया। बर्मान हमारा इतना पर्यटन का और पवित्र स्थान है, पुराणों में जिसका जिक्र है, आज उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनके परफॉर्मेंस इनके विभाग में बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल पुअर है, निम्न स्तर पे। और ऐसा मेरा मानना है इसी वजह से केंद्र की सरकार ने इनको वहाँ से आउट किया है कि जाइए मैदान में जाइए, जीत के दिखाइए। जनता इनको जानती है। ये तो हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी आए हैं, इनको अगर ना कहें तो ये तो पलायन सिंह है, ये तो पलायन सिंह है साहब। कभी सिवनी से लड़ते हैं तो कभी बालाघाट से लड़ते हैं तो कभी छिंदवाड़ा से लड़ते हैं तो कभी दमोह से लड़ते हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 बार ये लड़े, अन्यथा ये तो बदलते रहते हैं। इनका काम ही है कि इनका डेरा तो इनके पीठ पे रहता है बिच्छू की तरह। तो ये वहाँ से उठे, अब आ गए नरसिंहपुर में। कैलाश विजयवर्गीय की जहाँ तक बात करते हैं, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि अब मैं किस किस के हाथ पांव जोड़ने जाऊँ, इस 20 साल के बाद किसके जोड़ूंगा। और ये कोई बात हुई यार? हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हमसे बड़ा हो, उन्नति करे, वो विधायक बने, आपने उनकी टिकट खा गए और खुद प्रत्याशी बन गए। तो ये पूरे कंफ्यूज्ड है, भारतीय जनता पार्टी पूरी कंफ्यूज पार्टी है। यदि विफलताओं की बात कर रहे हैं सर, आपने ये तीनों मंत्रियों की विफलताएं हमें बताई, तो क्या कांग्रेस आम लोगों तक अपना मैसेज नहीं दे पा रही है, या ऐसा क्या कारण है कि लगातार आम चुनावों में, चाहे लोकसभा की बात कर लें चाहे विधानसभा की बात कर लें, लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है? ऐसे में आप क्या मान रहे हैं, अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या तैयारी रहने वाली है? कांग्रेस की जहाँ तक तैयारी है, कांग्रेस ठोस नीतियों पर काम करती है। कांग्रेस जब 2003 के पहले थी मध्य प्रदेश में, तो जो आज आप नरसिंहपुर में डेवलपमेंट देख रहे हैं वो 2003 में कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। यहाँ पे महिला महाविद्यालय का निर्माण कांग्रेस कार्यकाल में हुआ, पॉलिटेक्निक का निर्माण कांग्रेस कार्यकाल में हुआ, पीजी महाविद्यालय का उन्नयन भी कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। हायर सेकेंडरी स्कूल जो गांव-गांव में जो खुले उस समय, वो सब कांग्रेस के कार्यकाल में हमारा जो नया कलेक्ट्रेट बना वो कांग्रेस के कार्यकाल में खुला। पर इन्होंने उसमें कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। 2003 से 2023 हो गया, बीच का एक 15 महीने का समय छोड़ दें। और ये जो 15 महीने का समय जो कमलनाथ जी को मिला था मुख्यमंत्री के रूप में, उस समय भी नरसिंहपुर के लिए एक डेवलपमेंट के लिए एक विजन के साथ एक प्लान बनाया गया था। और उसी दरमियान नरसिंहपुर के जिला अस्पताल का उन्नयन हुआ, वहाँ की नव बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ, और सरकार गिर गई तो आज अस्पताल की दुरावस्था फिर ज्यों की त्यों हो गई। वरना अगर मुशर्रफ साहब का ज़माना आपको याद होगा तो वहाँ पे मेडिसिन में भी लोग थे, सर्जरी में भी लोग थे, ऑर्थोपेडिक्स में भी लोग थे, आई सर्जन भी थे, और लोगों को वहाँ से सेवाएं मिलती थी। कांग्रेस ने 15 महीने के समय एक खेल कॉम्प्लेक्स की भी आधारशिला रखने का पूरा प्लान बन गया था। इंजीनियरिंग महाविद्यालय यहाँ खुल जाना चाहिए था। ये कृषि प्रधान जिला है तो एग्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय की पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था, पर सरकार गिर गई। आप सब जानते हैं क्यों गिर गई। नेता सारे बिकाऊ थे, बिक गए। आपने ये 15 महीने की सरकार की बात की, आखिर आपके यहाँ जो दिग्गज माने जा रहे थे वो आखिर थे तो आपके बीच के कांग्रेस की। यदि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो सरकार गिराने में तो सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का था ना। तो अभी भीतरघात को लेकर क्या कह रहे हैं? अभी कुछ ऐसी आशंकाएं लग रही हैं क्या? कांग्रेस ने या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि राजनीति में इतना स्तर गिरेगा। ये आशंका नहीं थी, क्योंकि वो परिवार कांग्रेस के साथ कई समय से जुड़ा हुआ था और उनको कांग्रेस ने पूरी तवज्जो दी थी, पूरा मान सम्मान इज्जत, उनके काबिलियत के अनुरूप उनको सब कुछ दिया था। तो ऐसा कोई नहीं सोचता कि हमारा घर का व्यक्ति ही भेदी निकलेगा, पर रुपयों के आगे या अन्य कोई भी दबाव के कारण वो सारे लोग चले गए, वरना ये स्थिति नहीं होती। हाँ, इस बार जैसे कहते हैं ना कि दूध का झला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, इस बार मगर कांग्रेस ने ये एक लेसन सीख लिया है कि हमें निष्ठावान, बिल्कुल पार्टी के लिए समर्पित, पक्का
उसका हर प्रकार से टेस्टर लगा के देखकर ही टिकट देंगे। अब आपको बिकाऊ माल नहीं मिलेगा कोई। यदि नरसिंहपुर की बात करें डॉक्टर साहब, तो नरसिंहपुर में भी आप कांग्रेस में काफ़ी गुटबाजी देखने को मिलती है, आम बातें हैं। क्या लगता है, आपका भी नाम काफ़ी चर्चाओं में है कि आपको इस बार टिकट मिलने वाली है, आपकी भी उम्मीदवारी लगभग तय है, बहुत नाम चल रहा है। ऐसे में लाखन सिंह जी हो गए, आप हो गए, कैसे मैनेज कर पाएगी कांग्रेस इन सब चीज़ों को? कांग्रेस के अंदर, नरसिंहपुर के अंदर भीतरघात है? नहीं, गुटबाजी नहीं कह सकते या भीतरघात इसे नहीं कहते भाई। एक दल में या एक टीम में सचिन तेंदुलकर भी होता है, गावस्कर भी होता है, वीरेंद्र सहवाग भी होता है, विराट कोहली भी हो सकता है, सौरभ गांगुली भी हो सकता है, ऐसे सब हो सकते हैं, सभी अच्छे बल्लेबाज हैं। तो क्या एक बल्लेबाज ये चाहता है कि मेरे रन ज़्यादा बने इसलिए वो दूसरे को रन आउट कर देगा? सब टीम वर्क से खेलते हैं, पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सबका अपना अपना रहता है। अब उसमें जो टीम का नेतृत्व, जो मैनेजर हैं, जो कैप्टन हैं, वो रणनीति में तय करते हैं कि आज की पिच पे हमें किसे ओपनिंग भेजना है। पर नेट प्रैक्टिस में तो सारे बल्लेबाज प्रैक्टिस करते हैं। मतलब तो आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि सारे कांग्रेसी नरसिंहपुर के एक हैं, ये सब जो चर्चाएं हैं ये सब बेमानी हैं? हाँ, सब बेमानी है, सभी जगह हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का या अन्य किसी भी दल का देखेंगे तो उनमें भी 4-6 बड़े बड़े नेता रहते हैं। जब एक को टिकट देती है पार्टी तो किसी को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, किसी को लगता है ठीक हुआ, कोई कहता है कि नहीं इससे तो मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हो सकता था। पर अंततः सब उस दल के लिए, उस विचार के लिए काम करते हैं। हम एक आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, एक ध्येय को लेकर काम करते हैं। हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने, और कांग्रेस की सरकार बनने के लिए कांग्रेस का जो नुमाइंदा होगा उसका जीतना आवश्यक है। तो उसके लिए जितनी भी मेहनत हमसे बनेगी सब लोग करेंगे। डॉक्टर साहब, एक काफ़ी बड़ा विषय है जो इस समय पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है कि प्रत्याशी लोकल होना चाहिए, प्रत्याशी लोकल होना चाहिए। इस पर क्या कहना है? चाहे मैं भाजपा की बात कर लूं, देखिए आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो पर है, तो मैं कांग्रेस की बात आपसे ज़्यादा अच्छे से करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आपसे एक कमेंट चाहूँगा इस बारे में भी कि भाजपा ने भी जो प्रत्याशी हमें दिया है वो भी बाहरी ही हैं, हमारे विधानसभा के नहीं हैं। प्रहलाद जी बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, काफ़ी नरसिंहपुर जिले से जुड़ाव है उनका, लेकिन यदि विधानसभा की बात करें तो लोकल के प्रत्याशी तो नहीं है। ऐसे में आप क्या कुछ मानते हैं? नहीं, मेरा भी ये मानना है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि विधानसभा का प्रत्याशी लोकल का होना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि राजनीति में जो लोग काम करते हैं उनके हमेशा कोई एस्पिरेशंस होती हैं कि हम राजनीति में काम कर रहे हैं तो समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, किसी ध्येय को लेकर काम कर रहे हैं, पर साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि मुझे नेतृत्व करने का मौका, अवसर मिले। पर अगर आप हर छोटे चुनाव में बाहरी प्रत्याशियों को लाके खड़ा करने लगोगे तो फिर जो लोकल नेतृत्व है, लोकल लीडरशिप जो है, वो कैसे आपकी खड़ी होगी? वो नहीं हो पाएगी खड़ी। इसीलिए हम, अगर कोई बड़ा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, जहाँ 1 जिला, 2 जिला, 2.5 जिले मिलके एक है, वहाँ हो सकता है। परंतु विधानसभा, और एक आधी विधानसभा कोई ऐसी हो कि जहाँ पे हकीकत में पार्टी के लिए प्रत्याशी का टोटा हो, तो करना चाहिए। पर हम जब कहते हैं कि हम पिछले 40-50 साल से हमारे कार्यकर्ता का निर्माण कर रहे हैं, कांग्रेस 100-125 साल से कर रही है निर्माण, तो उनके पास उनकी फैक्ट्री में नेतृत्व क्षमता वाले लोग नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको लोकल के ही व्यक्ति को चयन करना चाहिए, लोकल के ही व्यक्ति को। अब छोटे कल के दिन ये होगा कि कोई विधायक का टिकट नहीं मिला, वो कहेगा मुझे पार्षद का टिकट दे दो। मैं रहता हूँ दूसरी जगह, मैं रहता हूँ शंकराचार्य वार्ड में, मुझे गयादत्त वार्ड से पार्षद का टिकट दे दो। तो गयादत्त वार्ड में जो कार्यकर्ता हैं वो कहाँ जाएंगे? सर, पिछले 17-18 सालों से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में। इस 18 साल के डेवलपमेंट के ग्राफ को कैसे देखते हैं आप? कितने नंबर देंगे इस गवर्नमेंट को? इसे तो 0 भी नहीं दे सकते, माइनस में देना पड़ेंगे। आप 2003 से लेकर 2023 में आ गए हैं। आप देख लीजिए कि नरसिंहपुर में कहीं भी किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम आपको दिखेगा नहीं। समय काल परिस्थिति के अनुसार जो कुछ शहर में बढ़ता हुआ आबादी के कारण जो दिखता है वो वही है। एक जिला अस्पताल था, वो कांग्रेस ने बनाया, उसका उन्नयन किया, इन लोगों ने उसे ख़त्म कर दिया। कॉलेजेस में कोई प्रोफेशनल अच्छे कोर्सेस नहीं है, लॉ कॉलेज यहाँ पर है नहीं,
कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में लॉ कॉलेज की व्यवस्था की गई थी। इंजीनियरिंग कॉलेज महाविद्यालय यहाँ है नहीं। एक स्पेशल इकोनॉमी जोन यहाँ पे कठौतिया के पास सरकार ने कितने साल पहले घोषित करके रखा है। आज वहाँ पे कुछ नहीं, सब उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ, एक टपरिया तक वहाँ बनी नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो कृषक न्याय योजना में 12 घंटे किसानों को 3 फेज़ कनेक्शन मिलेगा, जिसमें से 1 मिनट के लिए भी बिजली गोल नहीं होगी। हम 5 हॉर्स पावर तक का कनेक्शन निःशुल्क देंगे। जिनका अभी तक का बिजली का बिल पेंडिंग है वो सरकार माफ़ करेगी। 100 यूनिट बिजली हम निःशुल्क देंगे। 200 यूनिट तक बिजली आधे दरों पे देंगे। 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ़ करेंगे। पिछली बार भी हमने किया था। हमने करीब 27 लाख लोगों का कर्जा माफ़ किया। हमारे कृषि मंत्री जो वर्तमान में हैं कमल पटेल, उन्होंने सदन में कबूल किया इस बात को। इस बार हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख रुपए बिल्कुल हर किसान का कर्जा 100% माफ़ होगा। कोई किसान उसमें छूटेगा नहीं। बेरोजगारी चरम पर है, कोई रोजगार नहीं। केवल नाम के लिए अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ आपके शुगर मिल है 2-3, और शुगर मिल में रोज़गार क्या है तो मैक्सिमम रोज़गार शुगर मिल में जो है वो लेबर का है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोज़गार या टेक्निकल रोज़गार ये बहुत कम है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए, जो यहाँ पे आज तक इन लोगों के सोच में ही नहीं है, ये इनके विजन में ही नहीं है जो प्रतिनिधि हैं। शायद ऐसा आप विफलताओं की इतनी लंबी लिस्ट लेके बैठे हैं भाजपा सरकार की। दूसरी तरफ भाजपा लाडली लक्ष्मी बहना को मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रही है। क्या कहेंगे लाडली लक्ष्मी के लिए? मास्टर स्ट्रोक उनको मालूम ही नहीं, कभी क्रिकेट खेले हो तो वो समझे मास्टर स्ट्रोक क्या होता है। वो गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग वो क्या मास्टर स्ट्रोक समझे। अरे साहब, अगर इनको हमारी बहनों की, हमारी माताओं की, हमारी महिलाओं की इतनी ही चिंता होती है तो वो आज 20 साल से सत्ता में है और अभी 3.5 साल से है, तो ये पहले सोच सकते थे। और हमने लाडली बहना ऐसा नहीं कि कुछ एक अनुदान के रूप में दे दिया कि ये लो तुम 1,000 रुपये, फिर 1,250 रुपये, फिर 1,500 रुपये, 3,000 तक करने का उसको वादा भी किया हुआ है। तुमको 6,000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा। अरे आप वोट खरीद रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमने कमिट किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम अनुदान देंगे महिलाओं को 1,500 रुपये प्रत्येक महिला को जो 18 वर्ष से ऊपर की होगी, और उधर आयु उसकी भले ही 100-125 साल की क्यों ना, सबको देंगे। इनके इसमें इन्होंने एक राइडर लगा दिया है कि 21 साल से और उधर 59 साल तक, और फिर उसमें भी और बैठाल के रखे हैं कि उसके पास इनकम टैक्स का नहीं होना चाहिए, वो गाड़ी नहीं होना चाहिए, घोड़ा नहीं होना चाहिए। अभी ट्रैक्टर का हटा दिया उन्होंने, मगर ये सब धंधे कर रहे हैं। भाई देना था। और उसके बाद कुछ बुजुर्ग माताएँ ऐसी हैं जिनको पेंशन मिलती थी, वो भी पेंशन हमारी सरकार जो 15 में थी उसने दुगनी की थी, 600 की थी। वो पेंशन अगर आपको मिल रही है तो 1,000 में से वो 600 काट के 400 रुपये दे रहे हैं। हमारी सरकार कहती है कि हम 1,500 तो देंगे ही। अगर आपको 600 रुपये पेंशन मिल रही थी तो वो भी मिलेगी। हम गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, हम कह रहे हैं, इसलिए आपने कहा 450। अरे 450 पहले करने में आपको किसने रोका था भाई? नहीं तो डॉक्टर साहब, एक तरफ तो आप फ्री की रेवड़ी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कांग्रेस ने जो वादा किया है कि हम 1,500 देंगे, टंकी इतने में दे देंगे, तो ये भी तो फ्री की रेवड़ी हुई ना। इसको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे आप? इसलिए जस्टिफाई हम करते हैं कि ये हमारे पास पैसा है। हम महिलाओं को अनुदान दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, हमारे दूसरे प्रांतों में हम दे रहे हैं। चाहे गृह लक्ष्मी योजना आपकी कर्नाटक में हो, महालक्ष्मी योजना हमने अभी घोषित की तेलंगाना में, ना महिला सम्मान योजना हमने हिमाचल में घोषित करी, राजस्थान में हम गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि ये सिलेंडर इतने में हो सकता है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 400-450 रुपये में सिलेंडर मिलता था। आज अगर इसके रॉ मटेरियल, इसकी कॉस्टिंग, ये सब चीज़ें भी कैलकुलेट कर लेंगे तो 1,200-1,150 रुपये तक नहीं जाता। अब इन्होंने घटा दिया 200 रुपये, बात अलग है, पर इतना इन्होंने पहले वसूल कर लिया। ये ऐसा ही करते हैं। अगर आपको 200 रुपये देने वाले होते हैं तो उसके पहले 1,000 रुपये आपसे अनेक दिनों तक लूट लेते हैं। भाई क्यों? हम अगर पैसे का नियोजन ठीक करेंगे, हम अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम अगर पैसे को खाने की नीयत नहीं रखेंगे, जो सरकार के पास पैसा आएगा उसको जनता के काम के लिए बाकायदा ईमानदारी से खर्च करेंगे तो हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। कितनी गंभीरता से कह सकते हैं कि कमलनाथ फिर से सरकार बना रहे हैं सर? 100%। केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल। मतलब ये तो जैसे कहते हैं ना कि आसमान में इबारत लिख दी गई है
कि अब की बार कमलनाथ सरकार, ये लिखा हुआ है, पढ़ने की आप में सामर्थ्य होना। सर, नरसिंहपुर विधानसभा के मतदाताओं के लिए आज क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव को लेकर? अगर नरसिंहपुर का डेवलपमेंट चाहिए, नरसिंहपुर में अच्छा विकास होना चाहिए, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए, यहाँ के लड़के यहीं पे अपना उद्योग स्थापित कर सकें, ऐसा वातावरण अगर आपको चाहिए, खेल का अच्छा वातावरण अगर आपको विकसित करना है नरसिंहपुर में, तो आपके पास केवल और केवल एक विकल्प है और वो है कांग्रेस पार्टी। आपको कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताना चाहिए। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं आपको और पूरे कांग्रेस को कि जैसी उम्मीदें आपने जनता से पाल रखी हैं उन पर आप भी जनता के सामने खड़े उतरें और जनता भी आपका साथ दे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार। ये हैं डॉक्टर संजीव चांदुरकर, पेशे से चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं। इनका साफ कहना था कि नरसिंहपुर में तो ऐसे पहलवानों को उतार दिया गया है जो अपनी लंगोट दिल्ली में छोड़कर आए हैं। इन्होंने हर एक सब्जेक्ट पर हमसे खुलकर बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज चेकमेट का हमारा ये पहला एपिसोड बेहद पसंद आया होगा।